अंजलि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं एक ऐसी उपन्यास जो धर्मवीर भारती के द्वारा रचित गुनाहों के देवता में है। एक ऐसी भावनात्मक कहानी जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाती है। दो प्रेमियों की कहानी। आइए बात करते हैं चंदर और सुधा की प्रेम कहानी कहाँ तक आगे पहुंची। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर के स्नेह में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाज़ा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफ़ी गंभीर थीं और किसी विषय पर मंत्रण कर रही थीं। चंदर के पास पहुंचने पर फौरन वे चुप हो गईं और चंदन की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर बैठो। चंदर बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ हाँ बात करो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा में ने ही नहीं बताया तुम्हें। ये चंदर है, हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा भाई बताओ, तू तो एक दिन अरे आए हो, बीए में पढ़ता हो सुधा के संग। नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वह बहुत सुखी भाई तो को देखते हो। हाँ तो शुक्ला, वे भाई से बोली, फिर यही ठीक हुई। बिनती का ब्याह टाल देवें और अगर ये लड़का ठीक हो जाए तो सुधा का ब्याह आषाढ़ भार में निपटा देवे। अच्छा नहीं लगता, ढूंढे ऐसी बिटिया, सुनी मांग लिए घरवाए करता है। हाय रो, बुआ बोली। हाँ ये तो ठीक है डॉक्टर शुक्ला, मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफ़ी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो, वो तो घर वाले कुछ इतराज़ तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे होंगे। अरे तो घर वालों से क्या करें का है, तो को लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ा रहा है, और लड़की अलग रही है। न सास का डर न नंद का धौस। हम पत्रियाई मंगवाएं देते हैं, मिलवाए ले। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति से सर हिला दिया। तो फिर विनती के बारे में कहता हो, अंगना तक टाल दिया जाए ना? बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार भरे डूबे हुए थे कहा। तो फिर तुम ही इन जूत पिटाई बंद कानूनों के कहे दियो। आए के कल से हमारी छाती पर मूंग दल रहता है। बुआ जी ने चंदर की ओर और किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार सुनीता में ही खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा, चंदर तो वहाँ आदमी से चौंक गया और जाने किस दुनिया से लौट आया है। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा। तो मेहनत बहुत कर रहे होगे, कितने अध्ययन लिखे अपनी थीम्स के। अब मार्च ख़त्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीम्स टाइप करवाने में लगेगा, और मई में हर साल में जमा होनी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदर ने कहा। 10 अध्याय हो गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं और आक्रमण की बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक ख़त्म हो जाएंगे। अब सिवा थीम्स के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेकर चंदर ने कहा और माथा थामकर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, चाय बनवा लो? लेकिन सुधा तो नहीं है, ना महाराजिन है, डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा, सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, अभी वह सुधा के ही बारे में सोच रहा था।
जब बुआ जी बात बात कर रही थीं, क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की तो फिर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था। पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदर ने पूछा। आज शायद सब्बीर साहब के यहाँ गई है। उनकी लड़की के साथ पढ़ती है ना, वहीं गई है विंती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं? अभी घूमना बंद नहीं हुआ इनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद अब उठी है। इसके फिर सर में दर्द था, चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है। डॉक्टर शुक्ला बोले, एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलक पड़ते थे। काहे तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया है, जन्म पत्री दी है, मिलवा लो, फिर तुम जरा सा बता देंगे, देख लेना। तुम तो थीम्स में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देख आऊँगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डायरेक्टर मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए, बस हम तो लड़का लड़की दोनों से ही फरेंगे। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब से स्वर में बोले। बिंती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ, वही ना जिनके डांट रही थी ये उस दिन? हाँ वही। उसके ससुर आए हैं, उनसे कहना है कि अब शादी गना पूस के लिए टाल दें, पहले सुधा की हो जाए। वह बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिंती को तब तक कि विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर लें अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा और उसने चंदर अंदर जाकर बिंती के ससुर दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उद्धार के लिए नाकाफी था। वे चिंत पड़े थे और सांस लेते हुए तो प्राणों की उस कथा का प्रदर्शन होता जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोल व्यवहार के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहाकर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमाया। उस विशाल मांस पिंड में एक भूंडोल आया और दुर्बेजी जलपान की याद करके गुदगुदा होकर हंसने लगे। एक थलथलाती हुई और कमरे की दीवारें गिरती गिरती बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हो, सब आपकी कृपा है। खूब छलके मिष्ठान पाया। अब जरा शरबत उबरबत और मिलते तो कुछ पेट में जलन है तो शांत होए। उन्होंने पेट का अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। बाप रे, ये 2.5 मन की लहस कम से कम मशक भर के शरबत तो उछाल लेवे। चंदर ने हंसी आ गई और डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं क्षोभ भी या उल्लास की रेखा तक न आई। चंदर का मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ की एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी कख काख कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतारकर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े बिनती स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काटकर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ ना खावेंगे। आप बहुत सत्कार किए, हम यहीं से छक गए। आपके देखकर तो हमें बड़ी प्रसन्नता भई। आप सचमुच दिव्य पुरुष हैं। और फिर आप तो लड़की के मामा हो, और ब्याह शादी के जो है तो सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ा मिलावन है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दुगन के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं तौन कॉलेजी में
प्रोफेसर और ओ हमारा सारा लड़का केरा मामा जॉन है, तौन डाकघर में मुंशी हैं। आपकी किराया से, आपकी कृपा से, दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह ना रख कर जाड़े में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार के लिए हमें कुछ तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी, इसके लिए आप तैयार तैयार नहीं थे। वे बड़े चरचरा में भरकर उनकी ओर देखने लगे। लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वह इस शर्त पर राजी हुए कि आघान का हर तीज त्योहार पर लड़के के लिए कुश्ती धोती का कपड़ा और 11-12 रुपए नजराना जाएगा। और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास नंद और जेठानी की गर्म साड़ी जाएगी। और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रोजाना एक थाल कपड़े और स्वर मंडित जैसे होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना सलमा झोला कुर्ता गले में डालकर और अपनी करथी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा देवें, हम चली अब, और ये रुपया लड़की को दे दो। अब बात पक्की है। और अपनी टेंट से उन्होंने एक मुड़ाव तेल लगाया और 5 रुपए का नोट निकालकर और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर एक तंग रह कर दे दो दुबे जी को। अच्छा, आओ हम भी चलें। जब ये लोग लौटेंगे तो बुआ जी एक थाली से कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो ये दे दो, गए हैं तुम्हारे समधी जी लड़की को। 5 का नोट देख के तो बुआ जी सुलग उठी। न गहना न गुड़िया, ब्याह पक्का कर गए और कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब लेवे को तैयार हैं। दे के दाई पेट फिरता है, जूता पिटाएगा। अरे राम चाही तो जमदूत ई लहाई की बोटी बोटी करके राम जी के कुत्तवन को खिलावे। चंदर हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बंद कर बंधा और बोली, अबहिन तक बिनती का पता ना आओ, और आऊँ तुरंकर मछरने के हिया कुछ खा पी लिहिस तो फिर हमारे हिया गुजारा नहीं होगा। बड़ी आज़ादी हो गई है सुधा की आय पाए के। अबे देवो, आज हम भद्र उतारते हैं ही। डॉक्टर शुक्ला ने अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से एक गिलास पानी मांगा। बुआ ने एक गिलास पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के। कुछ खाए दो? नहीं बुआ जी। बुआ जी बैठकर हंसियों के कटहल छीलने लगी और चंदर पानी पीते हुए सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती हैं तो आखिर बिनती से इतनी कटु क्यों हैं? इतने में अंदर पायलों की आहट सुनाई पड़ी। चंदर ने देखा सुधा और बिनती आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतारकर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, आओ हम कतारकारी काट दें। चल हटो, पहले नवा जाके कुछ खाओ तो न रही। इतनी देर कहाँ घूम गई तुम्हें? अब खूब अच्छी तरह जानती हूँ तू हमारा नाक कटाने के रबेह में परतुइन के ढंग सीखे है। बिनती चुप। एक तीखी वेदन का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंदर क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खट पर पड़ी थी, औंधे मुंह, तकिया में मुंह छुपाए। चंदर को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस और आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए, जिसके पिता हैं ही नहीं और जिस प्रेरणा से सिवा कुछ नहीं मिला। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागानी के लिए। वह सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार, वैभव व स्नेह में पली है
और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान से पत्नी, और वह भी अपनी ही सगी माँ से, जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमय है। अपनी लड़की को छोड़ के वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा लगा आगे कि इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा, ससुराल कैसा है, या तो ससुर को देखकर मालूम होता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई और खट पर बैठ गई। अरे बिंती, कैसे पढ़ी हो तुम तो? चंदर, बिंती उठो, उसने बिंती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिंती, जो अभी तक निष्कृष्ट पड़ी थी, सुधा के ममता भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ बिंती रोने रानी को? और बिंती भी जोरों से सिसकियां भरने लगी और चंदर के पास से कहा, तुमने कुछ कहा होगा, 14 दिन बाद आए हो और आते ही लगे रुलाने उसे। कुछ कहा होगा तुमने, समझ गया, घूमने में लिए डांटा होगा। हम साफ साफ बता दें चंदर, अब तुम्हारी डांट सह लेते हैं, इसके लिए मतलब नहीं कि अब तुम इस बेचारी पर भी रौब जड़ झाड़ने लगो। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूँगा बिंती को कुछ? बस फिर यही सब बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़ कर बोली, क्यों नहीं कहोगे बिंती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उससे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं और वो तुम्हारी अपनी नहीं। चंदर हंस पड़ा, सो क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारे पास ना ऐसा निभा ना वैसा निभा, ये सब कुछ हम नहीं जानते। क्यों रो रही है यहाँ? सुधा बोली धमकी भरे स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था, चंदर ने बोला। अरे तो उसके लिए क्या रोना, इतना समझाया तुझे कि उनकी आदत है, हंस कर टाल दिया कर, चल उठ, हंसती हुई गुदगुदाऊ सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिंटी ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर सिसकियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू, सुधा बोली, अभी ठीक करती हूँ तुझे। चंदर पकड़ते हुए हाथ पकड़ा। चंदर चुप रहा। नहीं, उठो उठो, तुम इस हाथ पर पकड़ कर लो तो हम अभी इसे हंसते रहे हैं। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़ के बिंती की ओर बढ़ाते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वह तो रो रही है और तुम बजाय समझाने के परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अभी इसके ससुर आए थे, वो बहुत मोटे थे, तो सोच रही है कि कहीं वो भी मोटे हों। सुधा ने फिर उसकी गुदगुदाहट का। बिंती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी, लो ये तो हंस पड़ी, अब रोएगी। अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिंती पहले से तो हंसी से लौट गई, फिर पल्ला पकड़ते हुए बोली, छी दीदी, तो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूँ नहाने, बिंती पल्लू से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों, मैंने तेरा बदन छू लिया इसीलिए? सुधा हंसकर बोली, ये चंदर को गेसू के छोटा भाई है ना हसरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मी जान से बोला, मेरा मुंह झूठा हो गया और आज हमने गेसू के तेरे मियाँ को देखा, बड़े मज़े हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिंती और फूल ने बहुत छेड़ा उन्हें, बेचारा घबरा गए। फूल बहुत चुलबुले है और बड़े नाजुक हैं, बड़ी बोलने वाली है, और बिंती और फूल का खूब जोड़ा मिला। दोनों खूब गाती हैं। बिंती गाती भी है? चंदर ने पूछा। हमने तो रोते ही देखा। अरे बहुत अच्छा गाती है, इसने एक गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था। अरे देखो, वह सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होने तो भूल ही गए। कह रहे हैं जार रोज बोलोगे, बताओ जल्दी से। व्यर्थ है सुधा, अब 30 दिन हिस्सा लगी। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठकर लिखते थे। चंदर बोला। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आजकल पीते हो या कि नहीं? हाँ हाँ, 3 गाय खरीद ली हैं, चंदर बोला। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना, कहीं तबीयत खराब हुई तो। अब हमारा इम्तिहान है, पड़े पड़े मक्खी मारोगे और अब हमें देखने भी नहीं सके। अब कितनी कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो ख़त्म
था। हमारा कुछ कठिनाई थी तो पिछले 3 दिन हफ्ते में मास्टर साहब ने बता दी थी, अब दोहराना नहीं। लेकिन बिनती का इम्तिहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा अब चलें हम। अरे बैठो, फिर जाने के लिए दिन बाद आएंगे कुछ। अब आज बुआ तो चली गई, फिर कल से यही पढ़े ना। तुम्ही बिनती के ससुर को देखा था? हाँ देखा था। चंदर की उसकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वे तो। बिनती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दें? करोगी? सुधा बोली। लड़की इतनी सी मोटी है, उसकी कभी डांट लेना तो देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह एकदम से चंदर को याद आ गया। अभी बुआ ने बात ही की थी कि सुधा का ब्याह की। तब उसे कैसा लगा था? उस दिमाग में घूम रहा था। लगा जैसे एक असहनीय दर्द था, और या क्या था, उसे नस नस तो तोड़ गया एकदम। क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर झुकते हुए कहा। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाहों में सहम गई। चंदर की निगाहें में जाने क्या था, एक अजब सा पथराए सूनापन, एक जाने किस दर्द की अमंगल छाया, एक जाने किस पीड़ा की मूक आवाज, एक जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, और फिर भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंदर था कि एक एक टक देखता जा रहा था, एक टक अपल। सुधा को जाने कैसा लगा, ये अपना चंदर तो नहीं, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं है। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अपल को, सुधा को कभी नहीं देखा था। नहीं, यह चंदर की निगाहें तो नहीं। इस निगाहों में शरारत है, न डांट है, न दुलार है, और न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिसे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं थी, जो आज चंदर ने में पहली बार दिखाई पड़ा है। सुधा को जैसा डर लगने लगा, जैसे वह कांप उठी। नहीं, यह कोई दूसरा चंदर है, तो उसे इस तरह देख रहा है। यह कोई अपरिचित है, और कोई अजनबी, किसी दूसरे के देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को। चंदर चंदर, तुम्हें क्या हो गया? सुधा की आवाज़ मारे डर के काँप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया था, उसकी सांस बैठने लगी थी। चंदर, अरे जब उसका कुछ ना बस ना चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों में एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चंदर चौंक गया। अरे सुधा, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आ। सुधा अभी भी काँप रही थी। चंदर की आवाज़ में भी मुलायमियत नहीं पाई थी। वह पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं जाओ मत, तुम बैठो यहीं। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंदर? कुछ नहीं, चंदर ने आवाज़ दी, लेकिन लगता था वह आवाज़ चंदर की नहीं थी, न जाने कहाँ से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है बिनती? एक गिलास पानी लाओ जल्दी से, सुधा ने आवाज़ दी। चंदर जैसे पहले सस हो गया। अरे अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें कि अभी क्या हो गया था, सुधा ने घबराई हुई गौरियों की तरह समझ कर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था, उसने हंसकर कहा। हाँ चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है ज़रूर से। सुधा बोली। बिनती पानी लेकर आई थी, लो पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं पीना चाहिए, चंदर बोला। बिनती ज़रा पेन बाम ले आओ, सुधा के गिलास जबरदस्ती उसके मुंह में लगाते हुए कहा। बिनती पेन बाम ले आई। बिनती तू जरा लगा दे इसे। अरे खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। बिनती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है या अभी काट के गाड़ दूंगी यहीं। मुटकी कहीं की, खा खा कर मुटनी है, जरा सा काम नहीं होता। बिनती ने हार कर पेनबाम लगाया। चंदर ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिनती से के हाथ से पेनबाम लेकर, आओ हम लगा दे। बिनती पेनबाम देकर चली गई तो चंदर बोला,
अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिनती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही बुड्ढे मालूम पड़ते हैं। क्या देखकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही हैं बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिनती से इतनी चिढ़ती हैं। वह तो चाहती हैं कि किसी तरह बोझ टले सिर से। लेकिन चंदर, यह बिनती बहुत खुश है और यह तो चाहती है कि किसी तरह जल्दी से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा, यह खुद ब्याह करना चाहती है? चंदन ने ताज्जुब से कहा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह। बल्कि पापा तो यह कह रहे थे कि अभी बीए कर ले तो ब्याह करूं। अब हम हमें पापा ने कहा इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी ब्याह करके वही करना होगा, तो बेकार टालने में क्या फ़ायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से आघान में ब्याह होगा। तो बड़े ताज्जुब से बोली, आघान में? सुधा, तुम जानती हो आघान में उसका ब्याह क्यों टल रहा है? तुम्हें पहले तुम्हारा ब्याह होगा। चंदर हंसकर बोला। क्या पूर्णवतक शांत था और उसके स्वर में कम से कम 12 सेवा चूल्हा के और कुछ नहीं था। मेरा ब्याह? मेरा ब्याह? आंखें फाड़ कर, मुंह फैलाकर, हाथ नाचकर कुतरुन की आचार्य से सुधा ने कहा और फिर हंस पड़ी। खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह बुआ? पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे ब्याह मेरा? सुधा ने मुंह पिचकार अपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ। 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंदन ने विश्वास दिलाते हुए बोला। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा। ऐसा तुम्हारे बनाने में क्या आ जाऊं मैं तो। आज जाने दो। तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ जरा, इस कमरेंट को एक चिट्ठी तो लिख दे। चंदर बात बदल कर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात तो चलने में उसे कैसा लगता था। कौन कामरेंट? सुधा ने पूछा। कुछ भी कम्युनिस्ट होगा क्या? नहीं जी, वह बरेली के सोशलिस्ट लड़का कैलाश, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था सब किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे? हाँ हाँ, बताया था। उसे ज़रूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्टकार्ड देते हुए कहा। और तुम्हें पता मालूम है? चंदर का पोस्टकार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की सुधा पापा की जान बचाने के एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है और कभी अगर तो सके तो इलाहाबाद ज़रूर आए। लिख देना दिया? हाँ, चंदर ने पोस्टकार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंदर, अब हम भी सोशलिस्ट पार्टी में मेंबर होंगे, सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो, अब तुम ही नई संग सवार हुई है। तुम क्या समझ रही हो? सोशलिस्ट पार्टी आओ को राजनीति पार्टी है वह। यह मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहो, अरे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो सब लोग लेक्चर देते हैं। दत्त, हम कोई बेवकूफ़ है क्या? सुधा ने बिगड़तर कर कहा। नहीं तो तुम बुद्धिसागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीति बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है, चंदर बोला। अच्छा, रहने दो, लड़कियां ना तो काम ही नहीं चले, सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पास पैसे ख़त्म हैं और सिनेमा देखना है ज़रा। चंदर ने बहुत दुलार से कहा। हाँ हाँ, ज़रूर देंगे तुम्हें, मतलबी कहीं के, सुधा बोली। अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना? तो तुम और लड़कियों में थोड़ा ही हो, तुम तो हमारी सुधा हो। सुधा महान। सुधा पिघल गई। अच्छा, कितना लगेगा? अपनी पॉकेट में 5 रुपए का नोट निकालकर बोली। इससे काम चल जाएगा? हाँ हाँ, आज ज़रा सोच रहा हूँ पम्मी के यहाँ जाऊँ तो सेकंड सो जाए। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे? समझ गए, तुम अपनी चाची के ब्याह करने के इनकार कर दिया, लेकिन पम्मी तुम्हें 3 साल बड़ी है लगी, क्यों कहोगे? सुधा ने छेड़ा। तो क्या कर हुआ जी, सब तो यही चलता है। चंदर हंसकर टाल गया। तो फिर खाना यहीं खा जाओ और कार लेते जाओ, सुधा ने कहा। मंगवाओ, चंदर ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया और जब चंदर खाता रहा,
सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूड़ी लाती रही। तो ये थी चंदर और सुधा की प्रेम कहानी। और जानेंगे अंजलि एजुकेशन पॉइंट में कि चंदर और सुधा की प्रेम कहानी ने आगे कौन सा मोड़ लिया। क्या सुधा की शादी हो गई और चंदर अकेला कैसे पड़ गया। धन्यवाद।